नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं असम में एनडीए की लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जीत के बाद सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम धामी ने भाग लिया। इस अवसर पर सीएम ने विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री धामी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी नई मंत्रिपरिषद को शपथ ग्रहण के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान सीएम ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि मुख्यमंत्री हेमंता के नेतृत्व में असम सुशासन, विकास और जन कल्याण के नए आयाम स्थापित करेगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पेट्रोलियम संकट और वैश्विक परिस्थितियों के कारण देशवासियों से संयम और सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा, पेट्रोल, डीजल, खाद और सोने जैसी वस्तुओं की गैर जरूरी खपत कम करना समय की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि कोविड काल की तरह अब भी हमें जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने निजी वाहनों के बजाय मेट्रो, कारपूलिंग और सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने और 1 साल तक गैर जरूरी सोने की खरीद बेचने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री के इस संदेश को उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपनाया। मंत्री ने अपनी बड़ी गाड़ी छोड़कर स्कूटी से यात्रा की और कहा कि यह देश हित में छोटा कदम है। उन्होंने जनता से भी अनुरोध किया कि वो इस पहल का समर्थन करे और अपने स्तर पर सहयोग प्रदान करे। तो देहरादून की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी के पेट्रोल संकट पर संयम की अपील को लेकर एक पहल जो है वो देखने को मिली है। जहां आपको बता दें मंत्री जोशी ने बड़ी गाड़ी छोड़कर अपनी स्कूटी से यात्रा की। तो ये बड़ी पहल जो है देहरादून के मंत्री द्वारा देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से ये अपील की थी कि पेट्रोल संकट पर संयम बरते। मेट्रो और कार पोलिंग बढ़ाने का उन्होंने सुझाव दिया था। गैर जरूरी सोने की खरीद से बचने का भी आह्वान किया था और इसी को ध्यान में रखते हुए आपको बता दें मंत्री जोशी ने बड़ी गाड़ी छोड़कर स्कूटी के साथ यात्रा की। तो ये तस्वीर मंत्री गणेश जोशी की है, जहां आप देख सकते हैं उन्होंने अपनी लग्जरी और कार को छोड़कर स्कूटी से यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अपील पर उन्होंने ये पहल की है। नहीं, देखिए, हर व्यक्ति को, क्योंकि आज जो वैश्विक संकट पैदा हुआ है उसमें हर व्यक्ति को अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहिए। अगर ये लंबा चला सरकार से बार बार युद्ध थम नहीं रहा है, एक बहुत बड़ा संकट हम पर आने वाला है, क्योंकि हमारा 60% से अधिक डीजल पेट्रोल हम बाहर से आयात करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री ने जो अपील की है सबकी जिम्मेदारी बन जाती है। ऐसे में मैंने संकल्प लिया है कि मैं जितने हमारे लोकल काम होंगे, जो शहर के अंदर हमने जाना होगा, आसपास जाना होगा, हम एक्टिवा का प्रयोग करेंगे, गाड़ी से नहीं जाएंगे। और एक इलेक्ट्रिकल स्कूटर मैं आज खरीदने जा रहा हूँ ताकि ऊर्जा की बचत हो। और मैं सभी से अपील करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है उस पर अपना जो है योगदान दें। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड सचिवालय संघ चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव के लिए मतदान जो है वो 15 मई को होगा, जबकि 14 मई को आम सभा का आयोजन किया जाएगा। आम सभा में सभी उम्मीदवार मतदाताओं के सामने अपने विचार और चुनावी मुद्दे प्रस्तुत करेंगे। सचिवालय संघ के अध्यक्ष सुनील लखेड़ा ने बताया कि चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी मतदाता लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करें और चुनाव में हिस्सा लेकर संघ की मजबूती में योगदान दें। सचिवालय संघ की यह प्रक्रिया कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनकी समस्याओं और हितों के सही नेतृत्व चुना जा सकता है। चुनावी तैयारियों को लेकर प्रशासन और संघ की ओर से हर आवश्यक कदम उठाया जा रहा है ताकि प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके।
तो आपको बता दें 15 मई को चुनाव के लिए मतदान होना है। उससे पहले पूरी तैयारियां जो है वो की जा चुकी है। उम्मीदवार अपने विचार जो है इस दौरान प्रस्तुत कर सकते हैं। 14 मई को आम सभा का भी आयोजन किया जाएगा। सचिवालय संघ की चुनाव की प्रक्रिया जो है अब शुरू कर दी गई है। इसके लिए कई जरूरी कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं ताकि मतदान जो है वो सुचारू रूप से कराया जा सके। चुनावी तैयारियों को लेकर प्रशासन और संघ की ओर से आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि सुचारू रूप से इस पूरी प्रक्रिया को कराया जा सके। इसके साथ ही आपको बता दें सचिवालय संघ की ये प्रक्रिया कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें से उनकी समस्याओं और हितों के लिए सही नेतृत्व जो है वो चुना जा सकेगा। तो चुनावी तैयारियों को लेकर प्रशासन और संघ की ओर से हर एक आवश्यक कदम उठाया जा रहा है ताकि प्रक्रिया जो है वो सुचारू रूप से हो सके। आपको बता दें सचिवालय संघ चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर चुके हैं। 14 मई को आम सभा का भी आयोजन किया जाएगा और 15 मई को क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, मतदान होंगे, इसके लिए पूरी तैयारियां जो है अभी से ही पूरी की जा चुकी है। 14 मई को आम सभा का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही जो उम्मीदवार होंगे उनके विचार जो है वो प्रस्तुत किए जाएंगे। तो 15 मई को चुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे में तैयारियां जो है वो पूरी की जा चुकी हैं। इसके साथ ही आपको बता दें 14 मई को आम सभा का भी आयोजन किया जाना है, जिसकी भी जानकारी दी गई है और उम्मीदवार जो है अपने विचार प्रस्तुत कर सकेंगे। तो सही मतदाता का चुनाव हो इसके लिए भी कई प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है। जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सही मतदाता को चुना जाए, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। 14 मई को आम सभा का भी आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें उम्मीदवार अपने विचार जो है इस दौरान प्रस्तुत करेंगे। तो 15 मई को चुनाव के लिए मतदान होना है। उससे पहले ये सभी तैयारियां जो है वो पूरी की जा चुकी हैं। सचिवालय संघ के चुनाव की ये प्रक्रिया जो है आज से ही शुरू हो चुकी है। 14 मई को आम सभा का आयोजन किया जाना है और 15 मई को चुनाव के लिए मतदान होगा। तो उत्तराखंड में प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड पे नजर आ रही है। इलेक्शन को लेकर प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। सभी कार्य जो है वो किए जा चुके हैं। हाँ, ये सचिवालय संघ के द्विवार्षिक चुनाव हो रहे हैं और ये इस चुनाव से हमारी जो नई कार्यकारिणी बनेगी, तो जैसे हमने पिछले कार्यकाल में अच्छे से काम किया, लगभग 37-38 कार्य किए हैं और मैं ये भी कहना हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी हमारे कार्यकाल में पूरा सहयोग किया गया, पूरी सरकार द्वारा, हमारे अधिकारियों द्वारा, हमारे सचिवालय परिवार के साथीगण सभी ने सहयोग करा। मेरा कहना है कि चुनाव का सबसे पहला ये कहना है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल में ये चुनाव होनी चाहिए। जितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं सब सचिवालय परिवार के हैं। जैसे कि कोई भी कार्मिक संगठन में इलेक्शन होता है तो हम सब लोग इलेक्शन लड़ते हैं, उसके बाद सब परिवार में रह के मिल के सचिवालय की कार्यों के हितों के साथ प्रदेश के हितों के लिए भी हम प्रयास करते हैं। तो मेरा ये रहेगा कि सभी लोग मिलके इलेक्शन लड़ें, पर मैं ये भी कहूँगा कि इस इलेक्शन को सचिवालय परिसर तक ही सीमित रखा जाए। इस संबंध में चुनाव अधिकारी जी ने भी काफ़ी दिशा निर्देश जारी किए हैं कि यहाँ पे बैनर नहीं लगेंगे, अगर आपके चुनाव सामग्री बटेगी तो एक आध दिन बटेगी। ऐसे अच्छे से कई तरह के सुझाव दिए, जो भी एक अच्छी पहल है, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा माहौल बना रहे और इसको लोकसभा विधानसभा चुनाव की तरह ना लड़ा जाए। अब लोग कर लेते हैं अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोना, तेल और अन्य वस्तुओं के अत्यधिक भंडारण और निवेश को सीमित करने की अपील का हरिद्वार के स्वर्णकार नरेश वर्मा ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक के 3 प्रमुख कर्तव्य होते हैं: परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी निभाना, और इस दृष्टि से ये कदम सामाजिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। नरेश वर्मा ने कहा कि स्वर्ण खरीद पर नियंत्रण से कारोबार पर असर पड़ सकता है, लेकिन ये सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शादी, विवाह और परंपरागत जरूरतों के लिए गहनों की खरीद जारी रहनी चाहिए, लेकिन केवल निवेश के उद्देश्य से अत्यधिक स्वर्ण खरीद पर संयम रखना राष्ट्र और समाज दोनों के हित में होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी के अपील का असर जो है हरिद्वार में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें स्वर्णकार ने पीएम मोदी के इस बयान का समर्थन किया है। स्वर्ण पर खरीद पर सीमित निवेश की सलाह जो है नरेश वर्मा ने भी दिया है, जो कि एक व्यापारी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है वो सही है और लोगों को सीमित खरीदारी करनी चाहिए। केवल निवेश के उद्देश्य से अत्यधिक स्वर्ण पर संयम जो है वो रखना चाहिए, जिससे राष्ट्र और समाज दोनों के हित में है।
यानी इन्वेस्टमेंट के लिए सोने की खरीदारी ना करें, ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी अपील किया गया है। शादी विवाह और परंपरागत जरूरतों यानी जो जरूरी चीजें हैं, यानी अगर शादी विवाह है घर में तो गोल्ड खरीदें। इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड की खरीदारी जो है वो कम करनी चाहिए। अत्यधिक स्वर्ण खरीद पर संयम जो है वो रखना चाहिए, जिससे राष्ट्र और समाज दोनों के लिए हित होगा। तो आपको बता दें, हरिद्वार में एक व्यापारी ने भी प्रधानमंत्री मोदी के इस अपील का समर्थन किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड ना खरीदें, उस पर संयम रखें, क्योंकि इस वक्त देश जो है वो जो मिडल ईस्ट में चल रहे वॉर हैं उससे इफेक्टेड है, और ऐसे में गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए ना खरीदें। ये अपील जो है आपको बता दें हरिद्वार के एक व्यापारी द्वारा भी किया गया है। तो स्वर्ण भंडारण पर नियंत्रण की अपील जो है की गई है। प्रधानमंत्री मोदी के बयान का समर्थन किया गया है। स्वर्ण खरीद पर यानी गोल्ड की खरीद पर सीमित इन्वेस्टमेंट की सलाह दी गई है। नरेश वर्मा जो कि स्वर्णकार हैं, व्यापारी हैं हरिद्वार के, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी के इस अपील का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड पर संयम रखें। मैं आपके चैनल जनता की आवाज़ का धन्यवाद करता हूं कि आपने इस विषय को एक समाज के सामने रखने का प्रयास किया है और जनता की आवाज़ उसमें दे रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मनुष्य हो, व्यापारी हो या आम जनता, हमारे 3 धर्म होते हैं, 3 कर्तव्य होते हैं। सबसे पहला कर्तव्य है कि हमारा अपना परिवार के प्रति हमें जिम्मेदार होना चाहिए। दूसरा कर्तव्य समाज के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए और तीसरा हमें अपने राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। अभी अभी जैसा कि आपने मुझसे प्रश्न किया कि मोदी जी ने जो स्वर्ण, तेल या अन्य चीज़ों के खरीदने पर, प्रयोग पर कम से कम करने के लिए आह्वान किया है, उसके विषय में मेरे जो अपने व्यक्तिगत विचार है वो ये है। यदि मैं एक स्वर्णकार के नाते अपने विचार रखूं तो उसमें यह है कि ये निश्चित है कि स्वर्ण, ज्वेलरी या इत्यादि चीज़ों का यदि हम नहीं खरीदेंगे तो हमारे कारोबार पर अवश्य असर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में मॉनसून सीजन से पहले ही आपदा प्रबंधन विभाग ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि राज्य में एक ओर जहां कर्मचारियों को आपदा से निपटने की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर तहसील स्तर पर क्विक रिस्पांस टीम यानी QRT के गठन के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने आगे बताया कि मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार इस वर्ष मॉनसून में सामान्य से लगभग 8% कम बारिश होने की संभावना है। बावजूद इसके विभाग ने संभावित नुकसान और खतरों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियां पहले ही शुरू कर दी है ताकि मॉनसून के दौरान किसी भी आपदा की स्थिति में प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। आईएमडी ने जो बताया है वो देखिए, मानसून के बारे में आईएमडी ने जो बताया है वो मानसून औसत से लगभग 8% तक कम हो सकती है। एक्चुअल स्थिति मई के लास्ट में बताएगा, आईएमडी बताएगा। अभी फिलहाल है कि औसत से कम रहने की संभावना है। जो अनुमान इनका होता है वो 5% के आसपास प्लस माइनस होता है उसमें। तो अगर उसको भी हम प्लस माइनस करें तो मोटा मोटा जितनी बरसात होती है उतनी या उससे कम बरसात होगी। तैयारियां हमारी लगभग पूरी हैं। जो भंडारण की कार्रवाई है, अनाज का, राशन का, आवश्यक उपकरणों का, इक्विपमेंट का, वो हमने भंडारण करने के लिए चीफ सेक्रेटरी सर ने और माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, सभी जनपदों को चला गया है। इसके अलावा जो आवश्यक दवाइयाँ, आवश्यक उपकरण जहाँ जहाँ डिप्यूट करना है, सप्लाई करना है, वो सब चीज़ें करने के लिए कहा गया है। तहसीलों में क्विक रिस्पांस टीमें बनाने के लिए कहा गया है और जिलाधिकारी के स्तर पर समीक्षा करते हुए जो व्यवस्थाएं हैं सुचारू करने के लिए कहा गया है। शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में नाले नालियों की सफाई जहाँ जल भराव होता है उसको करने के लिए कहा गया है। नदियों में जहाँ नदी का स्तर ऊंचा आ गया है वहाँ पे ड्रेजिंग करने के लिए कहा गया है।
तो जनपदों से कार्रवाई शुरू भी हो रही है। इसके अलावा जो हमारे विभाग हैं उनके साथ बैठक करके कर लें। ट्रेनिंग का कार्य जनपदों में भी कराया जा रहा है। जनपद अपने स्तर से ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि सभी को जानकारी हो सके, जो विशेषकर जो लोग सर्च रेस्क्यू में, रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, और अगर कोई काम ऐसा बकाया है जो बरसात के पहले पूरा करना है तो उसको भी करने के लिए कहा गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरिद्वार के सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बीते 4 दिनों में कैंपस, लक्जर, नीजीनस और इंडो हर्बल कंपनियों के मजदूर वेतन वृद्धि, उचित ओवरटाइम भुगतान और सम्मानजनक व्यवहार की मांग को लेकर श्रम विभाग कार्यालय पहुंचे। श्रमिकों का आरोप है कि पिछले महीने उन्हें केवल 1 रुपए प्रति घंटे की मामूली वृद्धि मिली है। ओवरटाइम का भुगतान सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। साथ ही कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत भी उठी। कांग्रेस नेता वरुण बालियान ने श्रम विभाग की कार्यशैली की निंदा की और कहा कि प्रशासन विरोध प्रदर्शन करने वालों पर मुकदमा दर्ज कर दबाव बना रहा है। उप श्रम आयुक्त विपिन कुमार ने श्रमिकों से अपील की है कि वो विभाग से सीधे संपर्क करें और धरना प्रदर्शन का रास्ता न अपनाएं, क्योंकि वेतन वृद्धि में श्रेणी के अनुसार ही अंतर निर्धारित है। जो श्रमिक जो हैं लगातार आ रहे हैं यहाँ पे कार्यालय तक, लगातार फैक्ट्रियों से, ये चौथी पांचवी कंपनी का मैटर आ रहा है। तो इसमें ये हुआ है कि अभी पिछले ही महीने जो हैं नॉन इंजीनियरिंग और जो इंजीनियरिंग वो हैं उद्योग हैं उनके रेट बढ़ाए गए हैं। तो उसके लेकर कुछ श्रमिकों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो गया है, जिसकी वजह से उनको ये लग रहा है कि जो इंजीनियरिंग वाला वेज है, नॉन इंजीनियरिंग वालों चाह रहे हैं कि हमें भी वो वेज मिले। लेकिन जो भी आ रहे हैं उनको समझा के, बता के उनका समाधान किया जा रहा है। एक्चुअली जो है जैसे ही वेज बढ़ाए गए थे तो हमारे जो श्रम आयुक्त महोदय हैं उन्होंने यहाँ पर आके सभी श्रमिकों के साथ, जितनी ट्रेड यूनियन के साथ मीटिंग्स करी थी, उनको बताया गया था और ये कहा गया था कि कोई भी समस्या हो तो आप कार्यालय में आकर बता सकते हैं। देखिए, पहले तो विफलता है इस विभाग की, श्रम विभाग की विफलता है, जिला प्रशासन की विफलता है। आज तक के इतिहास में सिडकुल में लगातार 4 दिनों में चौथी हड़ताल है। इसका मतलब साफ है कि सिडकुल का मजदूर परेशान है, सिडकुल के मजदूर के साथ शोषण हो रहा है। आज मजबूरी में लगातार चौथे दिन अलग अलग कंपनियों के मजदूर निकलकर सड़क पर अपने अधिकार मांगने आए। अधिकार हम इसलिए कहेंगे, जो एक तरफ तो सरकारें शासनादेश लागू करती हैं, एक तरफ लेबर लॉ बना के रखती है, एक तरफ फैक्ट्री एक्ट बना है, लेकिन किसी का पालन इस सिडकुल में नहीं हो रहा। जो लेबर लॉ दर्जनों साल पुराने हैं, जो शासनादेश आए इतना समय हो गया, जो एरियर इनको 6 माह पूर्व मिल जाना चाहिए था, जो ओटी का दोगुना मिलना इनका अधिकार है, उन सब चीज़ों के लिए भी आज सड़क पर आना पड़ रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ का जो श्रम विभाग है, वो अंधा है, वो बेईमान है। वो बना है सिडकुल के मजदूरों के हितों की सुरक्षा के लिए, लेकिन वो हितों की सुरक्षा कर रहा है कंपनी के मालिकों की। आज मजदूर केवल अपने खून पसीने की मेहनत की जो कमाई है उसका हक मांगने आया है। वो हक जो उसको पहले मिल जाना चाहिए था। आज 13,800 रुपये का न्यूनतम वेतन लागू करके जो शासनादेश सरकार लाई, हम तो कहते हैं वो भद्दा मजाक इस सिडकुल के मजदूरों के साथ है। लेकिन सिडकुल का मजदूर उस न्यूनतम वेतन के लिए भी तरस रहा है। वो कह रहा है, जो सरकार आप कहते हैं शासनादेश लागू करके न्यूनतम वेतन देने का काम करो, वो तो हमें दे दो, उसका एरियर तो हमें दे दो, ओटी का दोगुना तो हमें दे दो। आज सरकारें मौन है, जनप्रतिनिधि मौन है, श्रम विभाग मौन है और कंपनियों में खुलेआम मजदूरों का शोषण हो रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में स्थित जगतपुर पट्टी टोल प्लाजा एक बार फिर जाम का कारण बन गया। टोल पर बड़े वाहनों की लंबी लाइनों से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। इस समस्या को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि किसान नेता सुरजीत ढिल्लों ने बताया कि टोल प्रबंधन से कहा गया है कि जब तक सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता, लोकल वाहनों को साइड रास्ते से निकाला जाए। यदि ये नहीं हुआ तो किसान यूनियन टोल फ्री कराने की कार्रवाई करेगी। इसके कारण स्कूल के बच्चों के वाहन भी लंबी लाइनों में आधे आधे घंटे फंसकर परेशान हो रहे हैं। टोल प्लाजा के मैनेजर जावेद ने बताया कि पहले वाहन नंबर फास्ट टैग कटता था, लेकिन अब NHAI ने नियम बदलकर बारकोड स्कैन किया जाता है। कुछ वाहनों के स्टिकर डैमेज या गैर मौजूद होने के कारण स्कैन में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि स्टाफ को जल्द से जल्द वाहनों को निकालने का निर्देश दिया गया है और NHAI से शिकायत भी की गई है। इसके लिए क्या नाम है, पहले क्या था, नंबर से गाड़ी का फास्टैग कट जाता था, तो NHAI ने बिल्कुल बंद कर दिया है VRN से। अब जो फास्टैग गाड़ी का रीडर होगा, फास्टैग बारकोड होगा, उसी से ही रीड करेगा गाड़ी का।
अब कुछ गाड़ियों में क्या है, कभी कोई स्टिकर डैमेज होता है किसी का, उस वजह से लेट होता है स्कैन। किसी गाड़ी का मतलब स्टिकर ही नहीं, कुछ गाड़ियों के पास वो बोलते हैं हमारे नंबर से स्कैन कीजिए, नंबर से नहीं हो पा रहा सर, उसी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हमने अपने स्टाफ को एम्बुलेंस और स्कूल बसों के लिए ब्रीफ कर रखा है, बोल रहा है जल्द से जल्द क्रॉस किया करें इनको, और उसके लिए कंप्लेंट कर रखी है। NHAI में भी बोल रखा है कि सिस्टम वगैरह जो भी है ये अपना स्कैनर सही करें। आज भी मेरी बात हुई है टोल पे, तो उन्होंने ये कहा गया भी जब तक आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो रहा, वो कह रहे कि सॉफ्टवेयर में दिक्कत है, कोई नया सॉफ्टवेयर आया है। तो हमने कहा जो ऑफिस के एक लाइन दी जाए अलग से लोकल वालों के लिए, और उन्होंने कहा कि हम ऑफिस साइड से लोकल के लोग निकल सकते हैं गाड़ी लेके ना, अगर जाम लगा हुआ है तो। फिर इसने कहा गया कि फिर इसे फ्री करेंगे, किसान यूनियन और लोकल की जनता बैठ के वहाँ फ्री करेगी। अगर इनका सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा तो अगर स्कूल के बच्चे कम से कम आधा घंटा वहाँ गर्मी में रह रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। ऋषिकेश और देहरादून के बीच 2 बसों और 1 कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें, स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायल चालक को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू कराया और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। तो ऋषिकेश देहरादून मार्ग पर यह बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है। 2 बसों और कार की जबरदस्त भिड़ंत हुई है। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो बस है ये कर्णप्रयाग चमोली जा रही थी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक और कार की जोरदार भिड़ंत में 5 लोग घायल हो गए। सभी यात्री हरिद्वार स्नान कर बरेली लौट रहे थे। घायलों में 3 पुरुष 2 महिलाएं शामिल हैं, जिन्हें पुलिस ने जिला अस्पताल भिजवाया है। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गए। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार का एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे से हाईवे पर लंबा जाम लग गया है। पुलिस ने CCTV खंगालकर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। हरिद्वार हाईवे पर यह भीषण सड़क हादसा जो है वो देखने को मिला है। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।